This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू KSC हॉटलाइन। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमेशा हम बात करते हैं वो यही है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मामलात आज के पेश आए उनके मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले मेहमान का तारुफ भी कराता चलूं, जनाब अब्दुल समद साहब जो कि इक्विटी सेल्स हेड हैं शजर कैपिटल के। आपको जनाब अब्दुल समद साहब वेलकम करूँगा। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आगाज़ में थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज की समरी आपके सामने पेश कर देता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू भी करते रहेंगे। तो हमारा जो KSC 100 इंडेक्स है इसमें 129.27 पॉइंट का इजाफा आज हमने देखा है और मार्केट जो है वो फिर अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर यानी 37,352.27 पॉइंट्स के ऊपर खड़ी हुई। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। KSC 100 इंडेक्स का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 161 मिलियन है। हाँ, 161 मिलियन के आसपास है। ऑल शेयर का देखें तो 227। तो यहाँ पर अगर देखें बाकी ये जो एडवांस है, डिक्लाइन है, अनचेंज्ड है, इसमें भी जो है एडवांस जो कंपनियाँ कर रही हैं 155 है और डिक्लाइन कंपनियों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन जारी बात है वेटेज भी हो गई। बिल्कुल। और उसी हिसाब से मार्केट के अंदर हमने इजाफा भी देखा है। वॉल्यूम लीडरों की जानिब देखें तो K इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा आगे रही और इसके 55 मिलियन से ज़्यादा के शेयर बिके। लॉट केमिकल के 18 मिलियन से ज़्यादा, फौजी सीमेंट के 12 मिलियन से ज़्यादा, फातिमा फर्टिलाइज़र के 6 मिलियन से ज़्यादा और स्विन नॉर्थ के भी 6 मिलियन से ज़्यादा। टॉप गेनर के अंदर खैर इसमें मैं इतनी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि फ्लैट और स्टीप शेयर्स का अपना इशू होता है। जी। तो उसकी तफसील में जाए बगैर आपकी जाने आऊँगा। जनाब वाला बजट का अनाउंसमेंट हो गया, अब ज़रा तफसीलात आना शुरू हुई मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर, उसके इम्प्लीकेशंस हैं। आपकी इजाज़त से पहले सीमेंट फिर फर्टिलाइज़र को ज़रा सा देख लें। आप चाहें तो थोड़ा सा सीमेंट का हमें ओवरव्यू दे दें कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। उस पर भी पर बैग जो प्राइस है उसकी वेरिएशन की वजह से इम्पेक्ट आएगा। जी। देखिए सीमेंट पे इस तरह हुआ है कि हर पिछले काफ़ी बजट पे हमने देखा है कि उन्होंने FED सीमेंट पे कुछ ना कुछ बढ़ाई है। इस दफ़ा उन्होंने 1 kg जो है 1 रुपीज़ पर kg जो है वो FED लगाई है। अब ये तकरीबन जो है 40 रुपये पर बैग का इम्पैक्ट बनता है। जी। तो अब इसमें ये देखना है कि जिस तरह बातें ये आ रही हैं कि ये जो है आराम से जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स पास ऑन कर देंगे, इसलिए कि अगर आप सीमेंट के लिए बजट देखें तो 21% की PSDP पे ग्रोथ बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऑफटेक आगे इतना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कोई ख़ास मुश्किल होगी इसको पास ऑन करने में। जी। और अगर पास ऑन वो कर लेते हैं तो उनके मार्जिन अपनी जगह वैसे ही हाई चल रहे हैं। तो सीमेंट को मेरा ख्याल है कि इस बजट से कोई ख़ास बाज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि FED लगाया, लेकिन वो आराम से उसको पहले भी पास ऑन करते आए, अभी भी मेरे ख्याल है पास क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि शायद पर बैग का सिलसिला बन गया ना, मतलब एक तरह से इम्प्लीकेशन उसकी पर बैग आ जाएगी। जी। पहले शायद थोड़ा मुख्तलिफ था मैकेनिज्म ऑफ कैलकुलेशन, ऐसा मुझे बतलाया जाता है। नहीं, ऐसा था कि ये इन्होंने बस पर kg लगाया है, पर kg कर दिया तो बस बाकी और कोई पहले पर बैग लगाते थे तो वो उसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो सिंपल वही हो जाता है। लेकिन बात ये है कि ऑफटेक इतना अच्छा है, इनको मिल रही डिमांड इतनी अच्छी नज़र आ रही है कि वो उसको मेरा ख्याल है पास ऑन कर जाएंगे। अच्छा, दूसरा सेक्टर जिसके बारे में लोग थोड़ा सा सवाल लोगों के जहन में आ रहा है वो है फर्टिलाइज़र। लेकिन यहाँ पर हो सकता है बेनिफिशरी हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि अगर कीमत के ऊपर सब्सिडी मिल गई तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स में इजाफा हो सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। बिल्कुल मैं चाहूँगा आप बिल्कुल जिस तरह उन्होंने इसाक डार साहब ने जो प्राइस कम करने की बात की है, 1400 पर लाने की बात की है, तो उससे होगा ये कि अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि इन्वेंट्री बहुत जमा हो गई थी, फार्मर्स ख़रीद नहीं पा रहे थे क्योंकि फर्टिलाइज़र की प्राइस हाई थी और वहाँ उनको जो क्रॉप इस तरह की मिल नहीं रही थी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि फर्टिलाइज़र की प्राइस नीचे होगी तो उनका माल बिक जाएगा। अब देखना उसमें ये है कि उसका जो हिट है वो कौन ले रहा है। जो अभी तक ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर हिट गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली है। एक तो उन्होंने 17% से GST कम करके उस पर 5% कर दिया है और दूसरा वो कह रहे हैं कि कुछ सब्सिडी दे देंगे और कुछ शायद हिट जो है वो फिर भी मैन्युफैक्चरर्स को आएगी, लेकिन वो बहुत माइनर है। वो सारा जो उससे कवर जो है ना वो अपने वॉल्यूम से कर लेंगे। अच्छा, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी काफ़ी बेहतर तरीके से देखा जा रहा है इस बजट में। अच्छा, टेक्सटाइल की वेटेज बहुत कम है, लोग सवाल भी आते हैं हमारे यहाँ, टेक्सटाइल की वेटेज कम है। टेक्सटाइल के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स अनाउंस किए गए। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस सस्ती हो जाएगी, इसका मतलब उनकी जो लेवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर अच्छा इफेक्ट होगा। जब ये ज़ीरो रेटिंग वाली इशू है
इसका मतलब ये कि वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा आप भी अपनी राय दें टेक्सटाइल के देखिए, मुतालिक। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि पिछले तकरीबन आप समझे कि 1.5-2 साल से तो एटलीस्ट इनके मार्जिन अच्छे नहीं रहे हैं, लाइमलाइट में नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। तो अब स्पिनिंग खास करके जो फिनिश गुड्स वाली जो चीज़ें थी वो तो फिर कुछ उन्होंने कमाया है, जो जैसे स्पिनिंग और वीविंग वाला जो सेक्टर था वो उसने तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो अब जो ये रेजिम आया है इससे लग ये रहा है कि कुछ बेहतरी आ जाएगी, जीरो रेटिंग में भी ये चले जाएंगे। और दूसरा इनके ऊपर जो ये एक्सपोर्ट रीफाइनेंस वाली बात की, इसमें भी इनको फ़ायदा देने की बात की, 3% पे तकरीबन इनको लोन मिल जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि एक्चुअल जो इनका माल जो बाहर सही तरह बिक नहीं पा रहा है तो वो उसका ऊपर क्या आता है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ यूरोप बड़ी एक्सपोर्ट थी, यूरो काफ़ी नीचे आ गया था, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था जो हमारी सेल्स बाहर कम हुई थी। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बताया जा रहा है बजट, लेकिन अभी भी देखना ये होगा कि ये इन मार्जिन्स पे भी ये बाहर सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ आपने बताई। अच्छा, यहाँ पर एक मसला और भी है, MSCI हमने इमर्जिंग मार्केट में जाना है, बजट और फाइनेंस बिल के अंदर कुछ ऐसे इकदाम लेने थे जिससे हमारा केस स्ट्रेंथन होना। अब यह कि इकोनॉमिक रिव्यू और बजट अनाउंसमेंट के अंदर ये तो ऐसा महसूस होता है कि एज़ फार एज नंबर्स आर ऑफिशियल नंबर्स आर कंसर्न, जैसे भी उन्होंने बनाए हैं या लाए हैं वो तो फिट हो जाएंगे उसमें, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में उनके सवालात थे, उनके जवाब को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं दिए। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे हम अभी कह रहे थे कि शायद इतना ज़्यादा इम्पेक्ट ना हो, लेकिन मतलब एनकरेजिंग नहीं लगे, जिनको कहते हैं ना मतलब रिड्यूस कर देनी चाहिए थी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसके मुतालिक कोई जी वो जो 0.1% को 0.02 किया है। मतलब ये कि बेसिकली शॉर्ट सेलिंग वाला तो डोमेन जो है मेरे ख्याल से वो फाइनेंस बिल का नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो फाइनेंस बिल के डोमेन में थी। उस सिलसिले में मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं, क्योंकि इस बजट के अंदर बड़ी तवक्को थी कि MSCI को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें दी जाएंगी, एक्सेप्ट फॉर नंबर्स, और मैंने कुछ देखा नहीं। मैं भी आपको इस बारे में इम्पोर्टेंट देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि जितनी जो आप एक साल से जो रेगुलेशंस आते हुए देख रहे हैं कि ब्रोकर के ऊपर ये लगा दिया, ब्रोकर के ऊपर वो सेग्रीगेशन ऑफ अकाउंट्स, इतनी सारी चीज़ें आई हैं, वो मेरा ख्याल है उनका सारा लिंक तो MSCI की तरफ ही जाता है। अब बात ये है कि मेरा ख्याल है जो अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब इन्होंने पहले जो है वो काफ़ी मीटिंग्स हमारे MD स्टॉक एक्सचेंज की और MSCI वालों की होती रही है, तो इन्होंने काफ़ी हद तक जो बातें आ रही थी कि इन्होंने काफ़ी हद तक अग्री करवा लिया था। तो अगर कोई ऐसी, इसीलिए तो लोगों को अजीब लगा, क्योंकि जो प्रपोजल यहाँ से गए जी उनमें जो पहले 2 पॉइंट थे वो तो मेरे ख्याल इतने ज़्यादा हुए नहीं। पहला पॉइंट यही ब्रोकर्स वाला था, बिल्कुल, और वो वाला तो खैर कुछ अजीब ही चीज़ हो गई, और दूसरा कैपिटल गेंस पे था, बिल्कुल। तो वो आई डोंट थिंक कि वो इनकी बात मानी गई है। मेरा ऐसा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि इनकी बात मानी गई है, उन्होंने अपना किया होगा। अब इसमें हो ये सकता है ना कि इन्होंने तो कहा था कि थोड़ा सा आप कम कर दें कैपिटल गेन, लेकिन वो गवर्नमेंट तो पहले बढ़ाने की बात कर रही थी, तो हुआ ये कि उससे वहीं रह गया, एटलीस्ट फाइलर के लिए तो वहीं रह गया। तो अब ऑब्वियसली ब्रोकर्स आके ये तो कह नहीं सकते कि यार आप नॉन फाइलर के लिए आपने क्यों बढ़ा दिया। लोग गवर्नमेंट कहेगी यार ये कैसी बात करें, आप नॉन फाइलर को सपोर्ट करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन हर्ट होती है ना बहुत सारे लोगों की इनकम। आप जानते हैं बहुत सारे स्मॉल और मीडियम साइज इन्वेस्टर, जिसे आप अपनी बिजनेस में रिटेल क्लाइंट कहेंगे, बिल्कुल, रिटेल क्लाइंट में तो नॉन फाइलर है काफ़ी, लेकिन अब इसमें तो वो है, वो बात आपकी ठीक है उसको, लेकिन अब वो है तो गलत ही ना, अब जिस तरह भी है, मतलब उसको जिस तरह भी ले, वो मांगते हैं ना MSCI नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी तो मांगेंगे ना। बिल्कुल। मेरा ऐसा ख्याल है, आई डोंट नो, जो मैंने उनकी शराइत पढ़ी है उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि डेफिनेटली दे विल वांट अ मैच्योर मार्केट विद मोर पार्टिसिपेंट्स, विद मोर प्लेयर्स, नहीं, डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, तो वो मेरे ख्याल है आहिस्ता ये चीज़ें जब आपको वॉल्यूम आहिस्ता आएगा तो वो ये चीज़ें आपको आते हुए नजर आएंगी, कोई ऐसा इसमें मसले की बात नहीं। मार्केट में आवाज़ क्या है, मार्केट में ध्यान देखिए, मार्केट में ये है कि अभी पहले कुछ दिन पहले आपने देखा OPEC की मीटिंग आई, गुजर गई, मार्केट ने कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं लिया, बजट आया, गुजर गया। आज भी आपने देखा मार्केट में थोड़ा फर्टिलाइजर सेक्टर ऊपर था, टेक्सटाइल में थोड़ा बहुत, बाकी अपनी जगह चीज़ें जैसी चल रही है। तो कल तो मेरा ख्याल है मार्केट बजट को भी भूल जाएगी। मार्केट सिर्फ MSCI को नज़र में रख रही है, जो कि अगले शायद ट्यूसडे को एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब उसमें डिस्प्यूटेड किस्म के लोगों के मार्क्स हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई कहता है 80-20, कोई कहता है 50-50, आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये 90% चांस है कि पाकिस्तान चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, जो कि बातें नज़र आ रही हैं। और आपने पिछले महीने एक शायद एक्टिविटी देखी होगी जब इंडेक्स जो है 2000 पॉइंट जो है वो तकरीबन 1.5 हफ्ते के अंदर बढ़ गया था सिर्फ। तो मेरा ख्याल है कि कंफर्मेशन
के करीब शायद हम उसी वक्त आ गए थे। और ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ये इस हफ्ते में शायद डिसाइड होना है कि MSCI में हम जाना है। ये जो वॉल्यूम लीडर हैं दे डोंट रिफ्लेक्ट, आई डोंट नो वेदर दीज शेयर्स आर एक्चुअली इन द MSCI इंडेक्स 16 कंपनीज, आई एम नॉट रियली श्योर, इनमें शायद मे बी, आई डोंट नो, मैं मुझे अब याद नहीं आ रही वो कंपनी जो 16 हैं उसमें। नहीं, पहले अभी तक तो नाम तो शायद 9 के ही आए हैं। अच्छा अच्छा जी, उसके अंदर ये वाली कंपनीज नहीं है, शायद के इलेक्ट्रिक आ जाए। अच्छा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी अब हो गई है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेयर्स 27 बिलियन के करीब है। हाँ। तो उसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन $2 बिलियन की कंपनी है। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जी, उसमें क्या मार्केट कैप की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। तो लेकिन इसमें वो कंपनी नहीं है। लेकिन उस वक्त जब मार्केट चलते हुए देखी थी तो उसमें HBL बैंक, UBL बैंक, ये बड़े बैंक्स हैं, OGDC, PPL, उन्होंने परफॉर्म किया था। तो अभी भी जब ये एक दफ़ा इंक्लूजन हो जाएगी तो आपको फिर उसके बाद वही कंपनीज ज़्यादा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी, जो हिस्टोरिकली 2008 से पहले जब हम होते थे तो इस तरह इंडेक्स चलता था। अच्छा। तो इंशाल्लाह आपको ये बड़े स्टॉक्स में एक्टिविटी नजर आएगी। 90 का है? जी, मुझे लगता है कि 90% हम चले जाएंगे। अच्छा, यानी मतलब ये कि यू फील, क्योंकि उसमें ये बंदा स्केप्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने टर्म्स कंडीशंस पढ़ी थी उसमें मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हम शायद क्वालिफाई हो जाएं एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न। प्रॉब्लम उनकी शॉर्ट सेलिंग की थी, रिपेट्रिएशन वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कन्वीनियंस क्रिएट करना, और वो लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा चाहते हैं जो कि डेवलप मार्केट्स में एग्जिस्ट करता हो, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो। मेरा ऐसा ख्याल है जिस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है। आप पता है उन्होंने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के ऊपर बहुत वर्क किया है। सही बात तो उसमें जो उन्होंने बना लिया अपना एक माइंडसेट, वो दे विल स्टिक टू इट, आई थिंक। बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि सेक्टर वाइज जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, अब कुछ सेक्टर जैसे कि एनर्जी सेक्टर है, उसके मुतालिक आपके ख्याल से कोई ऐसी ख़ास खबर आई कि जिसके ऊपर खुश हुआ जाए, या बजट में कोई चीज़ ऐसी? ये जो हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, एक्सप्लोरेशन को आप ले लें, या आप रिफाइनरी को ले लें, ऑयल मार्केटिंग को ले लें, तीनों को ले लें। देखिए, ये 3 सेक्टर्स तकरीबन ऐसे हैं, इनके लिए बजट में ज़्यादा कुछ नहीं होता। इनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि बजट के अलावा भी आती रहती है। पेट्रोलियम पॉलिसी जो कभी कभी आ जाती है, तो जो अभी पिछले दिनों आई थी, तो बजट में इनसे रिलेटेड ज़्यादातर यूजुअली भी कुछ नहीं होता। इस दफ़ा भी कुछ नहीं है। ऑयल एंड मार्केटिंग के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो टर्नओवर पे टैक्स ऊपर नीचे कर देते हैं, वो इस दफ़ा नहीं है। तो मेरा ख्याल है इन तीनों सेक्टर्स जिनकी आपने बात की ना, ये तीनों के ऊपर ये बजट जो है वो नॉन इवेंट था। अच्छा। इनफैक्ट आप अगर पावर प्रोड्यूसर्स को भी ले लें तो उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं था। और आप देखें ना कि सीमेंट, फर्टिलाइज़र और टेक्सटाइल, उसके अलावा तो जो बड़े सेक्टर्स पे तो कोई इम्पैक्ट था नहीं बजट का। अच्छा, हमारे यहाँ जो आपने पहले बताया कि हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर जो है उसको बड़ी तवज्जो है। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल सेक्टर अगर ओवरऑल देखा जाए वो क्या पिकअप करेगा? उनके लिए तो इतना कुछ नहीं कि वो मॉनेटरी पॉलिसी ने पहले उनको, मेरा ऐसा ख्याल है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये जो इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन का एक सिस्टम बन रहा है, और आगे भी बहुत सारे, आज भी हमारे पास मेहमान आए थे, उन्होंने कहा था कि जो एक्सपोर्ट फाइनेंस का रेट है उससे ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि शायद आगे भी जाकर थोड़ी और कमी आ जाए, तो बैंक के प्रॉफिट्स तो हिट होंगे, उसमें ऐसा लगता है। उसमें ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने PIBs जो बोरो किए थे आज से 3 साल 2 साल पहले, उनकी काफ़ी बड़ी मेच्योरिटी आ रही है जुलाई में, ठीक है। उसमें यह है कि अब वो गवर्नमेंट अब वापस उनको पे करके दूसरा बोरो करेगी। गवर्नमेंट को पैसे जेब से लाके डालेगी नहीं, ठीक है। अब रोल ओवर करने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि 0.25 कम कर दे, 0.25 और कम करके रेट ताकि नीचे आ जाए और वह यहाँ पैसे उठा जाए। तो ये मेरा ख्याल रीज़न है, और शायद इसकी वजह से आप जुलाई में एक और 0.25 का कट देखें। बैंक्स ऑप्ट करेंगे। लेकिन अब बात ये है कि अगर बैंक्स को भी पैसे तो लगाने हैं तो वो क्या करेंगे? अब ये तो आपने ऐसा मजबूर उनको लाके कर दिया है कि बैंक्स को पैसे तो लगाने पड़ेंगे, और वो फिर इस तरह जो है गवर्नमेंट पैसे उठा जाएगी। और उसके बाद लेकिन आप खुद देखें ना, गवर्नमेंट ने 6% का तो टारगेट दिया है अगले साल का इन्फ्लेशन का। तो बात ये है कि अगर इन्फ्लेशन 6% है तो डिस्काउंटेड आपके हिसाब से 8-9% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जाहिर बात है, CAPM हमारा सारा बेस ही इस पर कर रहा है, सारी हमारी जो साइंस है। तो सिंपल, तो अब वो अलग बात है कि इन्फ्लेशन जो ये 6 कह रहे हैं वो 6 ना आए। पिछली दफा भी इन्होंने 5 की बात की थी, लेकिन वो आई नीचे। तो बात ये कि अभी हमारी दुकान तो चल ही नहीं सकती ना, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर हम कैपिटल मार्केट्स में फंक्शन कर रहे हैं तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के ऊपर ही हम चलेंगे, बिल्कुल, जिसका इंग्रेडिएंट इन्फ्लेशन है। बिल्कुल, उसके ओवर एंड अबव हमें कुछ मिलेगा तो हम दुकान चलाएंगे, वरना तो हम चलाएंगे नहीं। तो उस हिसाब से तो यही लगता है कि रेटों ने आगे जाके बढ़ना है। अगर बढ़ना है तो फिर बैंक्स में पॉसिबिलिटी बन जाती है। अच्छा, बैंक में फिर पॉसिबिलिटी बनती है, डेफिनेटली। वैसे तो हमारे यहाँ इतना स्पोरेडिक सा है, ये अजीब सी कंफ्यूजन है कि अगर आप पाकिस्तान की इंटरेस्ट रेट रजीम उठाएं तो मतलब 3-4 साल के अंदर
बात ही बिल्कुल बदल चुकी है। कहाँ डबल डिजिट, कहाँ तारीख की कम तरीन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक कम तरीन सतह के ऊपर आप आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा इस दफ़ा जो है वो कंट्रोल किया है इस गवर्नमेंट ने आके, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, वो तो इनको तो नहीं पता था ना कि ऑयल इतना नीचे आ जाएगा, और सारी चीज़ें इनके फेवर में गवर्नमेंट के हो गई। लेकिन स्टॉक ने वो चीज़ नहीं ली, जैसे 5.75 के पास स्टॉक को तो चाहिए था, मतलब रेशियो वाइज इट्स a 0.5% इफ इट वाज 12%, राइट, इट्स हाफ ऑफ दैट 6% पे 0.25 कम हुआ। हाँ, अब वो जो इम्पैक्ट अगले दिन स्टॉक मार्केट जो है वो नेगेटिव चली गई, जबकि उसको पॉजिटिव जाना चाहिए था। अब असल में उसमें लोग ये अज्यूम, लोग इसको इस तरह लेते हैं कि काफ़ी लोगों ने तो इसको पॉजिटिव ही नहीं लिया। लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना कि कट आ जाएगा, अचानक से कट आ के लोगों ने कहा यार ये क्या कर दिया, ये वो करके जो है लोगों ने उसको पॉजिटिव नहीं लिया। अब लोग तो नेगेटिव लेने लगे हैं इसको कि यार अब इतना क्यों नीचे जा रहा है, लेकिन बात ये है कि नंबर्स जब तक सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट कर रही है उसको कम। चलें अब्दुल समद साहब, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, एंड विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम अब्दुल समद साहब के साथ। बात हो रही थी जनाब स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के मुतालिक। अब ये बहुत सारे लोग जो है ना इंडिविजुअल शेयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। अब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पेक्ट रहा जनरली, और हमारे यहाँ महंगाई की शरह क्या रही। अब मार्केट का रिटर्न, अब देखें, अब रिज़ल्ट सीज़न अभी आया नहीं, 3-4 महीने में आएगा। आपको आते हुए रिज़ल्ट कैसे दिखाई देंगे? ये 9 महीने की कारकर्दगी तो हमें तकरीबन पता लग जाएगी कुछ अरसे में, लेकिन 12 महीने वाली कारकर्दगी आपको कैसी लगती है? क्योंकि ये बड़ा अप एंड डाउन ईयर रहा है। देखें इसमें अगर आप सेक्टर वाइज देख लें तो ऑयल का तो आपको अंदाज़ा है कि ये शुरू में मार्केट के साल के शुरू में ऑयल ने एक लो लगाया था, और वो वाला क्वार्टर जो था वो काफ़ी ख़राब हुआ था। तो ऑयल में तो हमें इस क्वार्टर की अर्निंग जो है, जो कि फाइनल क्वार्टर होगा, ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि ऑयल ने काफ़ी अच्छा रिबाउंड किया है और अब तकरीबन $50 के आसपास आके ये रुका है। तो ऑयल में तो हमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। सीमेंट के ऑफटेक अच्छे, सीमेंट का आखिरी क्वार्टर हमेशा वैसे ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो सीमेंट में भी बेहतर नज़र आ रहा है। बैंक्स में जब भी डिस्काउंट रेट कट होता है तो उनकी जो पुराने जो उनके पास जो बॉन्ड्स और टीबिल्स पड़े होते हैं उस पर एक गेन आ जाता है, तो वो भी आपको इस क्वार्टर नज़र आएगा। तो बैंक्स के रिजल्ट भी अच्छे होंगे। तो मेजॉरिटी तो ये 2-3 सेक्टर हैं। फर्टिलाइज़र में अब क्योंकि ये बजट का इम्पैक्ट आएगा, ये यूरिया इनका बिकना शुरू हो जाएगा, तो अगर तो ये जून में इनका ऑफटेक अच्छा हो जाता है, लेकिन वैसे तो ये शायद इम्पैक्ट जो है ये जुलाई से ट्रांसफ़र हो, क्योंकि ये बजट जो है वो एप्लीकेबल जुलाई से होगा। तो फर्टिलाइज़र में भी हमें शायद कुछ बेहतर ही नज़र आए। तो इस दफ़ा रिजल्ट सीज़न में जो है ना आपको कारकर्दगी काफ़ी चीज़ों की बेहतर नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में कुछ चीज़ें और भी हैं। एक तो हम 2 चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे होते, तो ये 50-50 है। आपका क्या ख्याल है, अभी ये MSCI इंडेक्स अगर हम एमर्जिंग मार्केट में आ जाते हैं, इसमें इंक्रीज़ होगा हकीकी, या बस मामला वहीं रुक जाएगा? क्योंकि देखें इसका असल बेनिफिट जो हमने उठाना है वो तो यही उठाना है कि फ़ॉरेन पार्टिसिपेंट, या जिसे मैं नामालूम गोरा कहता हूँ, वो वापस मार्केट के अंदर आ जाए। अब वो आए नहीं आए, अगर वो नहीं आया तो फिर MSCI में आने का क्या फ़ायदा? नहीं, इसके डेफिनेटली ये तो इंक्रीज़, अगर तो MSCI में इंक्लूड हो गए तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। इसका रीज़न ये है कि देखें बाहर मुल्क में काफ़ी सारे MSCI इमर्जिंग मार्केट ट्रैकर फंड्स होते हैं। अब ट्रैकर फंड का काम है कि हमारा वेटेज शायद 0.19%, बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन वो साइज भी तो $1 ट्रिलियन का साइज है टोटल इमर्जिंग मार्केट्स का। उसका 0.19 लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो बात ही कि जब उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो वो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली, और फिर 0.19 के अंदर 9 शेयर्स हैं तो 9 शेयर्स ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्ट होता जाएगा। तो इसमें कोई ट्रैकर जैसे आपने बताया उनका भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, सिंपल, वो ऑटोमेटिक वो जो है वो इन्वेस्टमेंट इंक्लूजन हो जाएगी उसके अंदर, तो वो उसकी तरफ फंड्स को डिप्यूट करेगा। बट ऑब्वियसली द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स। एग्जैक्टली, दैट हैज टू बी द। अब उसमें होता ये है कि जरूरी नहीं अब ट्रैकर फंड तो करेगा, अब दूसरे जो फंड्स हैं वो हो सकता है कि ज़्यादा भी करें कम भी करें। अब होता ये है कि एक तो ट्रैकर फंड हो गया ना, एक है कि मैंने आपके पास पैसे रखवाए तो मैं चाहता हूं कि मुझे ट्रैकर फंड से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, तो उसमें क्या आप करेंगे कि आप वो काम तो नहीं करेंगे जो ट्रैकर कर रहा है, आप क्या करेंगे, या तो पाकिस्तान को कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे। अब उसमें जो हम पेयर एनालिसिस में जो रिपोर्ट्स हमें बताती हैं, रीजनल एनालिसिस, सारी चीज़ें, उसमें पाकिस्तान काफ़ी अपने पेयर से सस्ता है।
तो एक्सपेक्ट यहाँ ये किया जा रहा है कि वो फिर बाहर के फंड मैनेजर्स 0.19 नहीं करेंगे, ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो आउट परफॉर्म कर पाएँ। तो इस वजह से हमें नज़र आ रहा है कि फीपी जो है आपको ज़्यादा ही नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि हम अपने स्टॉक एक्सचेंज के लिए ढूंढते फिर रहे हैं सारी दुनिया के अंदर के साहब हमको कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मिल जाए। जी जी जी, अगर वो आ जाता ना तो क्या ही बात हो जाती है अब्दुल समद साहब, हमारे मार्केट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जिन 3-4 लोगों की हम बात कर रहे थे, 3-4 बड़ी मार्केट्स की बात कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इंक्लिनेशन शो नहीं की। आपके ख्याल से अब्दुल समद साहब, आप 5वां साल चल रहा है इस गुफ्तगू के अंदर, लोगों ने कहा फुटसी भी आ जाएगा पाकिस्तान में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज खरीद लेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। फिर दुबई फाइनेंशियल मार्केट्स का लोगों ने बहुत नाम लिया, लेकिन मेरे ख्याल उनकी तरफ से मैंने कुछ देखा नहीं अभी तक। बिल्कुल, जहाँ तक NYSE वगैरह, या मेरे ख्याल वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। लोग आए 3-4 गोरे, उन्होंने अपनी शक्लें वकलें दिखाई, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके चले गए। बट आई थिंक कि वो वेंचर रिलेटेड ज़्यादा थे, आई डोंट थिंक दैट देवर। तो इससे आपके ख्याल से पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो सकता अगर फ्यूचर के अंदर हम रोड शोज़ में इजाफा करें या हमारी प्रोजेक्शन बेहतर हो ऑन द इंटरनेशनल? अभी देखें, अभी टर्किश से तो कुछ शायद अभी कुछ ऑन गोइंग है, कुछ अभी भी चल रहा है, लेकिन वो बात है कि अभी तक शायद अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या रीज़न था। बात ये है कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें 2013 या 12 से पहले आप जो 2009-12 का पीरियड था उसमें वॉल्यूम्स के भी तो बहुत बुरे हाल हो गए थे। जब 2008 का क्रैश आया उसके बाद तो वो, और जो हमने जो जब PSX बनाया तो बड़ा बुरा हाल हो गया था। हाँ, मतलब कुछ दिन तक तो लोग परेशान रहे, 6-8 महीने आपने देखा कैसे गुजरे। लेकिन बात ये कि वो एक, और जो हमने एक फ्लोर लगा दिया था मार्केट पे, वो तो एक वो तो हिस्ट्री का हमें पता है, वो तो MSCI निकले इस वजह से हम लोग। तो लोग ऑब्वियसली जब कोई भी इन्वेस्टर आता है तो वो इन सारी चीज़ों को नज़र में देखता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिपेट्रिएशन। जी जी जी, ये लोग कहते हैं हम पैसा आपकी मार्केट में लगा रहे हैं, निकालने में हमारे आसानी होनी चाहिए। अगर आपने हमें निकालने नहीं दिया तो फिर हम प्रॉब्लम क्रिएट। और हम आपको पता है उसमें क्या करते हैं, उनका सेलिंग का ऑर्डर होता है, उससे पहले हम खड़े हो जाते हैं नीचे बेचने। तो बात ये है कि वो थोड़ा सा हर्ट तो होंगे, लेकिन फिर भी उनके ऐसे रिटर्न्स बने हैं कि वो अभी तक गोरे आप देखे आ रहे हैं। अच्छा, अब उनकी एक और भी रिक्वेस्ट है ना, वो बोल रहे हैं शॉर्ट सेलिंग अलाउ कर दो। दैट वुड मीन दैट दे वुड बी एबल टू एग्जिट द मार्केट। व्हाट I'm trying to tell you the technical, I'm sure you'll be able to tell more. They'll be able to sell in a falling market as well. Exactly. And to get out of the market before they would. नहीं, इस शॉर्ट सेल का एग्जैक्टली मतलब तो ये होगा कि एक तो वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो खत्म कर सकते हैं, और उसके ऊपर वो अपना शॉर्ट कर दें अगर उनको नीचे लग रही हो चीज़ें। जी जी। तो ये अभी तक तो सही बात है, आप अलाउ नहीं है हमारी मार्केट में, आप सिर्फ फ्यूचर में ही ये जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये इसमें भी अलाउ हो जाता है तो फिर वॉलेटिलिटी मार्केट की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम्स भी बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ें जो बाहर मार्केटों में और नॉर्मल कैश मार्केट पे भी उनको बड़ा वो रिजर्वेशंस होंगे। कैश मार्केट कौन सी होती है? वो हंसते हैं, कहते हैं ऐसी कौन सी मार्केट दुनिया की जो कैश मार्केट है? हाँ। पहले लेवरेज प्रोडक्ट के लिए रोते रहे, अब लेवरेज प्रोडक्ट को सब भूल गए, बोलते हैं कैश मार्केट। कैश मार्केट क्या होती है कैश मार्केट? कैश मार्केट मतलब आगा हम कहीं परचून की दुकान खोल के बैठे हुए कि हमें कैश मार्केट चाहिए। नहीं, कैश की मार्केट तो ये होती है ना कि उसमें वॉलेटिलिटी बिल्कुल कम हो जाए, सारे इन्वेस्टर हैं सब कैश पे लेके बैठे हैं, वो तो जाहिर सी बात है नीचे जाएगी, कोई पैनिक नहीं। हमारा ऐसा ही सिलसिला अभी मौजूदा तौर पर हमारा बल्क, तो क्या कहते हैं, गलत कह रहा हूँ, बल्क हमारा कुछ लेवरेज तो आया है, लेकिन वो नहीं आया जो एक ज़माने में हमारा होता था। ठीक है ना, वो 50 अरब का बदला हो रहा है, ये वो वाला सीन नहीं है। कुछ अब आना शुरू हुआ है। अब होगा ये कि आप थोड़ा सा प्रोसेस को चलने देंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता इतना कम हो गया, ये तो आइडियल मोमेंट है मार्केट के लिए। आई मीन डिसीजन मेकर्स को जल्दी डिसाइड करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट इतना कम हुआ है, दैट मींस रेट ऑफ बोरोइंग इज लेस। बिल्कुल, मार्केट कैन 8-9% पे अभी इस वक्त बदला मिल रहा है। वैसे तो आपको पता है हिस्टोरिकली तो 10-15%, 20% तक ये चला जाता है। तो अभी तो आइडियल टाइम है, लेकिन अब डेवलपर्स के ऊपर थोड़ा सा मसले मसाइल हैं, वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट, या क्या सीन है, कुछ मसले मसाइल है। अब्दुल समद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। नाज़रीन, हमने काफ़ी गुफ्तगू की इन डिटेल, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो अहम मौज़ूआत आज के थे वो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात पेश आए पूरे हफ्ते में भी, पिछले और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम तवक्कुआत, उम्मीदें लगाए बैठे कि क्या होगा। आगे भी प्रोग्रामों के अंदर ज़रूर इस पर हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।